हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 60 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, जितना मैंने पढ़ा करके रखा और मैथ का भी बता दिया है मैंने, तो वो भी जाकर के प्ले लिस्ट से जाकर के विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अभी आपको और जो है मैथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कवर करेंगे जीके जो हिंदी के प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। ऐसा नहीं कि बिहार फायरमैन का एग्जाम देना और एसएससी और रेलवे का आपको जीके पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो इसका लेवल है पूछने का वही यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, तो वहां से जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ को आपको रिवीजन करते रहना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर 1 नंबर में आपको पूछा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर के लिए मैंने जो स्पेशल आपको जीके बता दिया है, जिसमें कि 30 टॉप प्रश्न हम डिस्कस किए। इसके अलावा जो भी आपका प्रश्न बनेगा उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने अगर नहीं देखा है कंप्यूटर वाला, तो यह जो है मैंने डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वो जाकर के आप जो है विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया 2 नवंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 जनवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो यहाँ पर आपको बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक वर्ष जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या होगा, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि जो सटीक आंसर होता है वही आपको मारना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए कि कौन संबंध नहीं है, इसको यहाँ पर आपको बताना। तो ये चार्ल्स मेंशन का जो ये क्या, ये हड़प्पा सभ्यता से आपका इसका संबंधित था। कनिंघम की अगर हम बात करें तो ये भी आपका संबंधित था। उसके बाद एम व्हीलर की बात करें तो ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। पीएस वतस जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। बताइए कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपका त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको त्रिपिटक कहा जाता है। अगर त्रिपिटक यहाँ पर इनकेस अगर नहीं लिखा रहता है तो ये आपका यहाँ पर आगम लिखा रहेगा, ठीक है। त्रिपिटक सॉरी यहाँ पर आगम और जो ये आपको यहाँ पर अंग जो लिखा हुआ है, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था। बताइए ऐसा कौन महानतम कुषाण शासक था जो कि बाद में बौद्ध बन गया था, ये आपको यहाँ पर पूछे। ऑप्शन ए कुजाला, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है ये बाद में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म बन गया था। इसके पहले की अगर हम बात करें तो ये कौन था, तो ये आपका शिव था, ठीक है। इसके बाद वो क्या हुआ कि महानतम कुषाण शासक से क्या बन गया, तो ये आपका कनिष्क बन गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। बताइए कि ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ताजमहल की बात करें तो ये आपका उस्ताद ईसा के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, उस्ताद ईसा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताइए कि संस्थापक कौन था, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका था शहादत खान था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको 7 नंबर पूछा रहा है कि प्रियजन डायरी किसने लिखी है। तो बताइए कि प्रियजन डायरी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो बताइए कि भारत में प्रथम आम चुनाव अगर एक्यूरेट की बात करें कि कब हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव, तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 को। ये आम चुनाव प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। लेकिन इस प्रकार से अगर रेंज में पूछा जाता कि कब हुआ था तो ये आपका हुआ था 1951 से लेकर के ये 52 के बीच हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसा पूछा जाता है कि किसके किसके डी बीच हुआ था, अगर उसमें आपको मंथ भी दिया रहता है तो ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के ये आपका हुआ था 21 फरवरी। कब, 21 फरवरी 1952 तक आपका हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो बताइए कि किस कंडीशन में बंदी प्रत्याक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राज्यसभा के बारे में मैंने पहले भी बता दी कि राज्यसभा की जो सदस्यों का जो सेवा काल होता है ये 6 वर्ष का होता है। वही अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये कितने समय का होता है, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा को इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा को वो अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर याद रखना, इन दोनों को पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 11 नंबर पूछा रहा है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। तो बताइए लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता किसको प्रमुखता देती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी नागरिक, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया हुआ सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चूंकि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार जो चुने जाते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट चुनाव होता है, यानी कि डायरेक्ट, जिसमें भी यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि राजनाथ सिंह हो गया, या जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति क्या होता है कि इसको हम लोग के द्वारा इसको नहीं चुना जाता है, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। और जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि वो क्या होता है कि उसी, यानी कि वो जो बैठक होता है उसी में से क्या किया जाता है कि उसी में से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जिसको हम लोग चुनते हैं वो हो गया आपका प्रत्यक्ष चुनाव, और जो हम लोग के द्वारा नहीं चुना जाता है तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोकतंत्र में जो चुना जाता है इसमें जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जो थी ये कौन न्यायाधीश बनी थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सुंदरा भंडारे, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी इंदिरा जयसिंह। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फातिमा बीबी। चूंकि फातिमा बीबी जो ये उच्चतम न्यायालय की ऐसी महिला है जो कि ये न्यायाधीश बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब बनी थी, क्योंकि प्रथम के बारे में जो होते हैं प्रथम से रिलेटेड ये भी डेट भी पूछ दिया जाता है। तो ये आपका बना था 1987 को। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो ये सबसे बड़ा कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको ऑप्शन ए में दिया चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होते हैं ये क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाए। इसकी कैपिटल के बारे में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल क्या, तो ये हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कैपिटल। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। इसी को कहा जाता है गरसोप्पा प्रपात, इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो इन तीनों का वही सेम ही नाम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर इस जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 253 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती, है आपको यहाँ पर बताना। तो प्रायद्वीपीय भारत की ऐसा एक नदी है आपका कावेरी, जो कि अरब सागर में नहीं मिलती। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगर अरब सागर में नहीं मिलती तो ये कहाँ पर मिलती थी, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल के खाड़ी में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर पूछा रहा है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बिहार देख करके बिहार ऐसा नहीं मानना है कि ये बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में हवा महल स्थित है, जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो थार रेगिस्तान जो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर संसार के सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संसार की सबसे आर्द्र महाद्वीप की अगर बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है कि अधिक सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ की जो भूमि होती है ये आर्द्र हमेशा यहाँ पर क्या होती है कि आर्द्र भूमि यानी कि नमी बना रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। जो कि कहाँ पर अगर बात करें कि ये जो है ये ऐसा भी पूछा जाता है कि ये जो है किस
यानी कि किस क्षेत्र में जो अधिक आर्द्र भूमि रहता है, इसको डायरेक्ट भी ऐसा पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। भारत की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि रहता है, क्योंकि उत्तरी भारत में क्या होता है कि सिंचाई जो होता है ये अधिकतम किया जाता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का कारण यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ये आप यहाँ पर को दिया है अपवाहन, तो ये भी क्या एक मृदा अपरदन का कारण। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया है वनोन्मूलन, ये वनों की जो कटाई होती है इसको हम लोग वनोन्मूलन बोलते हैं। तो ये भी क्या है कि मृदा अपरदन का ये कारण है, और कौन सा नहीं ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अपक्षयन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपक्षयन में क्या होता है कि अपक्षयन में क्या होता है कि अपक्षयन जो बोला जाता है ये मृदा निर्माण की एक प्रक्रिया जिसको अपक्षयन बोला जाता है। और जो वहाँ पर मृदा का निर्माण हो रहा है तो मृदा का अपघटन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अधिक चराई की अगर हम बात करें तो जब चारा होता है, चारा में क्या होता है कि जब घास क्या होता है कि जब खत्म हो जाता है तो मृदा का अपरदन होने लगता है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी क्या है मृदा अपरदन का एक कारण है। लेकिन ऑप्शन अगर यहाँ पर सी की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपक्षयन का जो मतलब होता है कि मृदा का निर्माण होता है इससे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 19 नंबर में पूछा जा रहा है डिगो गार्सिया द्वीप महासागर में स्थित है। तो बताइए कि डिगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में ये अवस्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी उत्तरी महासागर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये हिंद महासागर हो जाएगा, क्योंकि हिंद महासागर जो है ये डिगो गार्सिया द्वीप महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 20 नंबर पूछा जा रहा है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंगों के निम्नलिखित में से किस विविधता के कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको बताया था कि ये क्या होता है कि तारों में क्या होता है कि जिसका ब्राइटनेस सबसे अधिक होता है वो क्या होता है कि उसका कलर जो होता है वो काफी हाईलाइटेड होता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं उसी के कारण से। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि तारों के विभिन्न कलर जो होती है किसके कारण से होते हैं, तो ये तापमान के कारण से होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और तारों का जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है कि वायुमंडल में अलग अलग परत के होने के कारण से ये क्या होता है कि वायुमंडल के अलग अलग परत होने के कारण से तारा क्या होता है कि हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा रहा है किस नंबर में आइसोगोनिक की रेखाएं हैं। तो बताइए आइसोगोनिक जो रेखाएं होती है ये किस प्रकार की रेखाएं होती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका है कि ये होता है क्या है कि ये समान चुंबकीय झुकाव वाली जो रेखाएं होती है इसको हम लोग कहते हैं आइसोगोनिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो बताइए राजाओं की जो घाटी ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके यूनान में अवस्थित है। कहाँ पर, यूनान में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में धूम कोहरा का कारण है। तो धूम कोहरा जो ये क्या होता है कि एक कृत्रिम कोहरा होता है। तो ये क्या, इसका कारण क्या, सॉरी ये प्राकृतिक कोहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है क्या होता है धूम कोहरा किस प्रकार का कोहरा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में प्रदूषण के कारण से जो ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादक जो त्रिभ जमा हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं धूम कोहरा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी में जो दिया हुआ है कि वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के कारण के प्रकार से रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादन का जो त्रिभ जमा होता है ये क्या है, तो ये आपको धूम कोहरा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सैक्रामेंटो जोन जो कि कन की घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ पर है, तो ये आपके कैलिफोर्निया में अवस्थित है। कहाँ पर, कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है कि भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए उसके लिए जो यानी कि भारतीय राष्ट्रपति को बनने के लिए उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, जो किसी भी अदर कंट्री का अगर आउट ऑफ कंट्री का कोई भी अगर व्यक्ति है अगर उन्होंने भारत की नागरिकता अगर प्राप्त कर लिया है तो वो भारत में पीएम सीएम कुछ भी बन सकता है, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि उसे 35 वर्ष की पूरी जो है उम्र जो है पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा जो ये 35 वर्ष रखा गया। 35 वर्ष से अगर कम होगा तो ये किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो सी में दिया हुआ है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सिर्फ यहाँ पर आपको बी जो है यहाँ पर जो कथन जो यहाँ पर आपको बी निष्कर्ष जो दिया हुआ है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र सीमा जो रखी गई है 35 वर्ष रखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत के लिए जो रखी गई है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट है, क्योंकि 35 वर्ष की आयु जिसके द्वारा पूरा कर लिया जाता है वो राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा
और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है इसको महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये सूचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो महाभियोग को पारित करके इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ऑप्शन बी दिया हुआ यहाँ पर, और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना कि N2O जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं, लॉफिंग गैस भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति खुद ब खुद हंसने लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो दिया हुआ है इससे क्या होता है कि पूछा गया है किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास के जो हम प्रमुख कारण होते हैं ये आपको यहाँ पर पता है। तो ओजोन परत जो ये ह्रास होने का जो प्रमुख कारण होता है ये CFC के कारण से होता है। ठीक है, तो CFC के कारण से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा जाता है कि फ्रिज जो होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया तो इसमें किस प्रकार का गैसों का उत्पादन होता है, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। और इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। अगर फ्रियोन नहीं रहेगा तो अमोनिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि किसी प्रश्न में क्या होता है कि फ्रियोन लिया हुआ नहीं रहता है तो इसमें आपका अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किस गैस का उत्पादन होता है, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इसमें निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास के प्रमुख कारण होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर आपको दिया ये क्या होता है कि काफी जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर में पूछा जा रहा है कठोर पानी को उबाल करिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड को मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसको जो है क्लार्क प्रक्रिया कहा जाता है। इसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर पूछा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डैश गति के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होता है कि किसी भी एटम में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कक्षा के चारों ओर जो घूमने का कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन करती है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है इसमें निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार का चार्ज पाया जाता है, तो इसमें निगेटिव पाया जाता है। और किसी भी करंट का फ्लो होना ये निगेटिव यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के बिना क्या होता है कि उसका किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता। किसी भी करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं होगा तब तक क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डैश गति के चारों ओर गैस डैश गति केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो ये क्या होता है कि कक्षीय गति में इसके द्वारा भ्रमण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 29 नंबर में हेमेटाइट डैश का एक अयस्क है। तो बताइए हेमेटाइट जो है ये किसका एक अयस्क है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट जो होते हैं ये क्या होता है कि लोहे के अयस्क होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आयरन का क्या होता है कि अयस्क होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हेमेटाइट के सूत्र की बात करें तो हेमेटाइट का जो आपका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है आपका Fe2O3 जो होता है ये हेमेटाइट का सूत्र होता है। इसके अलावा अगर मैग्नेटाइट की बात करें कि मैग्नेटाइट का आपका सूत्र क्या होता है तो ये होता है Fe2O2 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लिमोनाइट की बात करें कि लिमोनाइट का सूत्र क्या होता है तो Fe2O3 हो जाएगा। उसके बाद 3H2O जो होता है ये किसका, तो ये आपका लिमोनाइट का सूत्र होता है। सीडेराइट की बात करें तो सीडेराइट का जो सूत्र होता है ये आपका होता है FeCO3 जो होता है ये सीडेराइट का सूत्र होता है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पूछा जाता है आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका FeS2 जो होता है ये आयरन पायराइट का सूत्र होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाया जाता है ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया नायलॉन 66, ऑप्शन बी टेलीरिन दिया हुआ है, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया है नेक्सन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका केपलर हो जाएगा। क्योंकि बुलेट प्रूफ को जैकेट बनाने में जो प्रयोग किया जाता है इसमें केपलर का किया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि वायर के ऊपर में जो लेप चढ़ा हुआ रहता है वायर के ऊपर में जो आपका बना हुआ रहता है ये जो प्लास्टिक का चढ़ा हुआ रहता है ये आपका PVC का होता है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ रहता है। ये प्रीवियस ईयर में आपको पूछा हुआ था। तो ये क्या होता है कि PVC का बना हुआ होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि ये केवलर का बुलेट प्रूफ जैकेट में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें केवलर का किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, चूंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए ऑप्शन डेली पर एक चीज को देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय।